नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, द स्मार्ट स्टडी जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रामबाबू प्रजापति आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 का पाठ 9 जिसका नाम है आनुवंशिकता। और राजस्थान बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पाठ आपका 4 अंक का रहने वाला है। मतलब इस पाठ में से 4 अंक के प्रश्न आना संभावित है। तो आपके लिए ये पाठ काफी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस पूरे सिलेबस में आपके जो साइंस का जो पूरा सिलेबस है, इस सिलेबस का यदि कोई सबसे छोटा और सबसे सरल जो पाठ है वो आनुवंशिकता है। क्या है? आनुवंशिकता। तो आज हम आनुवंशिकता और इसके नियमों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम जो आनुवंशिकता के बारे में पढ़ रहे हैं, ये आनुवंशिकता वास्तव में है क्या और ये विज्ञान के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए, हम आपके विज्ञान में जीव विज्ञान वाली इकाई पढ़ रहे हैं। और जीव विज्ञान तो आप लोग सब जानते हो कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों और वनस्पति से संबंधित अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाती है। यहाँ पर हम यदि आनुवंशिकता पढ़ रहे हैं तो आनुवंशिकता के लिए भी हम एक नई शाखा के बारे में पढ़ेंगे, एक नए अध्याय के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम कहेंगे आनुवंशिकी। क्या कहेंगे? आनुवंशिकी। तो यहाँ पर सबसे पहली बात आपको ये जाननी है कि आनुवंशिकता पढ़ने के लिए आनुवंशिकी को जानना जरूरी है। आनुवंशिकी क्या है? तो देखिए, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकता, वंशागति एवं वंशागति के नियमों का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को हम क्या कहते हैं? आनुवंशिकी कहते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो आनुवंशिकी शब्द है, ये अंग्रेजी भाषा के जेनेटिक्स शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है? जेनेटिक्स शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है आनुवंशिकी। और यह शब्द 1905 ईस्वी में, कितनी ईस्वी में? 1905 ईस्वी में बैटसन नामक वैज्ञानिक ने, किसने? बैटसन नामक वैज्ञानिक ने 1905 ईस्वी में सर्वप्रथम जेनेटिक्स शब्द दिया था। तो आपको पता होना चाहिए कि हम जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, आनुवंशिकी पढ़ रहे हैं, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि आनुवंशिकी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया और आनुवंशिकी होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए, हम आनुवंशिकी की बात करते हैं। आनुवंशिकी क्या होती है? तो यहाँ पर मैं परिभाषा लिख रहा हूं कि जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा
जिसमें वंशागति तथा आनुवंशिकता के नियमों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? आनुवंशिकी कहलाती है। क्या कहलाती है? आनुवंशिकी कहलाती है। और आनुवंशिकी के बारे में आपको एक बात और याद रखनी है कि आनुवंशिकी शब्द जेनेटिक्स शब्द से लिया गया है। कौन से शब्द से लिया गया है? जेनेटिक्स शब्द से लिया गया है, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बैटसन ने। किसने किया था? जिसका सर्वप्रथम प्रयोग बैटसन ने 1905 ईस्वी में किया। कब किया? 1905 ईस्वी में किया। तो देखिए, आनुवंशिकी शब्द जेनेटिक्स शब्द से लिया गया है, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? बैटसन नामक वैज्ञानिक ने किया। और कब किया? 1905 ईस्वी में किया। अब देखिए, यहाँ पर हमने जो आनुवंशिकी की परिभाषा पढ़ी है, उस आनुवंशिकी में एक शब्द आया है वंशागति। क्या आया है? वंशागति। तो यहाँ पर वंशागति को समझना भी अति आवश्यक है, क्योंकि हमने पिछले ही पाठ में क्या पढ़ा है? जनन। उस जनन से संबंधित है वंशागति। तो अपना अगला टॉपिक जो रहेगा इसके अंदर, वो रहेगा वंशागति। क्या रहेगा? वंशागति। कि वंशागति क्या होती है। तो देखिए, ये वंशागति का तात्पर्य आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसा कि हम देखते हैं कि किसी जनक दंपति से उसकी संतति के अंदर कुछ लक्षण बिल्कुल ऐसे के ऐसे कॉपी होके उसकी संतति में स्पष्ट दिखाई देते हैं। ऐसे लक्षण जो जनक पीढ़ी से आ रहे हैं और संतति पीढ़ी में दिखाई दे रहे हैं, इन लक्षणों का संचरण होना ही क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। क्या कहलाता है? वंशागति। देखिए, इस वंशागति की यदि हम बात करें तो इस पर कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने तर्क वितर्क दिए हैं। तो सर्वप्रथम यदि हम बात करें तो इसके लिए लेमार्क ने, किसने? इसके लिए लेमार्क नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम वंशागति के बारे में कहा था। और उन्होंने कहा था कि जो जिराफ है ये पहले जेब्रा के जैसे आकृति का हुआ करता था, परंतु जब नीचे की घास कम होती गई, पेड़ों की पत्तियां ऊपर होती गई, तो जिराफ ने अपनी टांगे, आगे वाली टांगे और गर्दन को ऊपर करना शुरू किया, जिससे इनकी गर्दन लंबी हो गई और आगे की टांगे लंबी हो गई। और इसका प्रभाव इनकी आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ा, जिससे लंबी गर्दन वाले जिराफ से लंबी गर्दन वाले जिराफ की उत्पत्ति हुई। इसके पश्चात इस सिद्धांत का खंडन कर दिया किसने? चार्ल्स डार्विन ने। किसने किया? चार्ल्स डार्विन ने। और चार्ल्स डार्विन ने जीववाद का सिद्धांत दिया। किसका दिया? जीववाद का सिद्धांत दिया। और उन्होंने कहा कि जो लेमार्क ने कहा वो असत्य है। क्या है? असत्य। लेमार्क ने जो भी कहा वो सब असत्य है। और उन्होंने इसके लिए प्रयोग किया। किस पर किया? तो इसने चूहों की प्रजाति पर यह प्रयोग किया और चूहों की लगातार 21 पीढ़ियों तक ये पूंछ काटते रहे।
कितनी पीढ़ियों तक? 21 पीढ़ियों तक। और इन्होंने देखा कि जब चूहे की पूंछ काटी तो उसकी संतति लंबी पूंछ वाली उत्पन्न हुई। इस तरह से उन्होंने 21 पीढ़ियों तक चूहे की पूंछ काटी, परंतु उनकी संतति बिना कटी हुई पूंछ के ही हुई, अर्थात पूंछ बिल्कुल वैसी की वैसी लंबी की लंबी पूंछ मिली, कटी हुई पूंछ का कोई चूहा हुआ ही नहीं। तो इन्होंने कहा कि जो भी लैमार्क ने कहा है वो सब असत्य है। लैमार्क ने जो कुछ भी कहा है वो सब असत्य है, अर्थात जो भी लक्षण उपार्जित किए जाते हैं, अर्थात किसी जीव द्वारा पर्यावरण से या बाहरी वातावरण से ग्रहण किए जाते हैं, वे लक्षण कभी भी उन लक्षणों की वंशागति नहीं होती, वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित नहीं होते। कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो जन्मजात होते हैं, वे ही लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं। और इस प्रकार से स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने, कौन से वैज्ञानिक ने? स्पेंसर नाम का एक वैज्ञानिक हुआ, जिन्होंने 1863 ईस्वी में ये कहा कि जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं, अर्थात ऐसे लक्षण जो जन्मजात होते हैं, वे लक्षण ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं। और इन लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण को ही हम क्या कहते हैं? वंशागति कहते हैं। आइए हम इसकी परिभाषा लिखते हैं कि वंशागति की परिभाषा क्या होगी। तो यहां पर वंशागति की परिभाषा होगी कि आनुवांशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होना, पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होना ही वंशागति कहलाता है। क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। देखिए, आनुवांशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होना ही क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। आगे हम लिखते हैं कि जो वंशागति शब्द है ये कहां से लिया गया है? तो यहां लिखते हैं कि वंशागति शब्द हेरिडिटी से लिया गया है। कहां से लिया गया है? वंशागति शब्द हेरिडिटी से लिया गया है, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग स्पेंसर ने, किसने किया था? स्पेंसर ने 1863 ईस्वी में किया। कब किया? 1863 ईस्वी में किया। देखिए, स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने हेरिडिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, जिसका अर्थ होता है वंशागति। और कब किया था? 1863 ईस्वी में किया था। आगे चलते हैं। वंशागति पढ़ने के पश्चात हमें जानना है कि जो ये वंशागति है, अनुवांशिकता है, जिसे हमने वंशागति में अनुवांशिक लक्षणों की बात की, अनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, टॉपिक डालते हैं अनुवांशिक लक्षण। क्या डालते हैं? अनुवांशिक लक्षण। तो देखिए, अनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं, इन पर चर्चा करते हैं। क्या होते हैं? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ऐसे लक्षण जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं, क्या कहलाते हैं? अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनुवांशिक लक्षण। इसके लिए देखिए क्या होता है
कि जनक पीढ़ी, इसके अंदर जो जनक पीढ़ी होती है उस जनक पीढ़ी में, किसमें, जनक पीढ़ी में जब कोई लक्षण हमें दिखाई देते हैं और वही लक्षण संतति पीढ़ी में भी संचरित हो जाते हैं। किसमें संचरित हो जाते हैं? संतति पीढ़ी में संचरित हो जाते हैं। तो ऐसे लक्षण क्या कहलाते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं कि लैंगिक क्रिया के दौरान, कौन सी क्रिया के दौरान? लैंगिक क्रिया के दौरान, लैंगिक क्रिया के दौरान वे लक्षण जो जनक पीढ़ी से, कौन सी पीढ़ी से? जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में संचरित होते हैं, वे लक्षण, लैंगिक क्रिया के दौरान वे लक्षण जो जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में संचरित होते हैं, क्या कहलाते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। देखिए, अभी मैंने बताया आपको कि ये लक्षण जन्मजात होते हैं और जन्मजात होने के कारण ही ये लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं, अर्थात जनक पीढ़ी से, अर्थात माता पिता से संतति पीढ़ी में, अर्थात संतान में ये संचरित होते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है लैंगिक क्रिया के दौरान। अब लैंगिक क्रिया क्या होगी? जनन क्रिया। अर्थात जनन क्रिया के दौरान वे लक्षण जो जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में संचरित होते हैं, क्या कहलाते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। और आनुवांशिक लक्षण, इन लक्षणों का जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण होता है तो उस प्रक्रिया को हम वंशागति कहते हैं। और उस वंशागति और कुछ आनुवांशिकता के नियमों का अध्ययन हम जिस शाखा में करते हैं उसे हम आनुवांशिकी कहते हैं। तो अब आशा करता हूं आपको अब तक की जो मैंने समझाया है वो सब आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं और एक लाइन यहाँ पर मैं इंपोर्टेंट करके लिख देता हूं, स्टार लगा के लिख देता हूं कि आनुवांशिकता या वंशागति का जनक, आनुवांशिकता या वंशागति का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। किसको माना जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। तो प्रश्न ये भी बनता है कि आनुवांशिकता अर्थात वंशागति का जनक किसे कहते हैं? आनुवांशिकता या वंशागति का जनक किसे कहते हैं? तो आपका उत्तर क्या होगा? ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या उत्तर होगा आपका? ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल एक ऐसे व्यक्ति थे जो बिल्कुल गरीब परिवार से हुआ करते थे और इनका परिवार किसान परिवार था। कैसा परिवार था? किसान परिवार था। और ये ऑस्ट्रिया जो एक चेक गणराज्य का भी हिस्सा है, ऑस्ट्रिया के राज्य के जर्मन किसान हुआ करते थे, अर्थात जर्मन वासी थे। तो वहां इनका जन्म हुआ ऑस्ट्रिया में और ऑस्ट्रिया से ये काफी संघर्ष करते हुए इन्होंने चर्च में रहते हुए अपनी पढ़ाई पूरी की और गणित और विज्ञान में रुचि होने के कारण इन्होंने किसानों से संबंधित समस्याओं को सुलझाया और पौधों पर इन्होंने अपने प्रयोग सिद्ध किए। और जिस पौधे पर इन्होंने प्रयोग किए उस पौधे का नाम है मटर का पौधा। तो यहाँ पर एक बात और मैं यहाँ लिख देता हूं कि
मेंडल ने अपने प्रयोग उद्यान मटर के पौधे पर किए। कौन से पौधे पर किए? उद्यान मटर के पौधे पर किए। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए। तो किस पौधे पर किए? उद्यान मटर के पौधे पर। किस पौधे पर? उद्यान मटर के पौधे पर इन्होंने अपने प्रयोग किए। देखिए, अब बात ये आती है कि जब इन्होंने प्रयोग कर दिए थे तो फिर इनका पता किसको चला? तो देखिए, इनका पता चला सर्वप्रथम 3 वैज्ञानिकों को। कितने वैज्ञानिकों को? 3 वैज्ञानिकों को इस बात का पता चला और उन तीनों ही वैज्ञानिकों ने स्वतंत्र रूप से इनके नियमों की खोज की। तो उन तीनों वैज्ञानिकों के नाम आपको बता देता हूं, टॉपिक डाल देता हूं। मेंडल के नियमों की पुनर्खोज। मेंडल के नियमों की पुनर्खोज किसने की? तो देखिए, एक तो इनका हमवतनवासी था और 2 वैज्ञानिक अलग अलग देशों के थे। मतलब 3 अलग अलग देशों के वैज्ञानिकों ने स्वतंत्र रूप से प्रयोग करते हुए इनके मेंडल के नियमों की पुनर्खोज की। और वो तीनों वैज्ञानिक कौन थे? तो देखिए, तीनों के नाम मैं लिख देता हूं। ऑस्ट्रिया, इनका जो हमवतन था ऑस्ट्रिया के तो थे एरिक वॉन शेरमेक। कौन थे? ऑस्ट्रिया के थे एरिक वॉन शेरमेक। इसी प्रकार हॉलैंड के थे ह्यूगो डी व्रीज और जर्मनी के थे कार्ल कोरेंस। देखिए, ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमेक, हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रीज और जर्मनी के कार्ल कोरेंस ने कब किया? सन 1900 ईस्वी में। कितनी ईस्वी में? सन 1900 ईस्वी में स्वतंत्र रूप से। किस रूप से? स्वतंत्र रूप से मेंडल के नियमों की पुनर्खोज की। देखिए, कौन कौन थे? ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमेक, हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रीज और जर्मनी के कार्ल कोरेंस। इन 3 वैज्ञानिकों ने स्वतंत्र रूप से प्रयोग करते हुए मेंडल के नियमों की पुनर्खोज की। कब की? सन 1900 ईस्वी में। साथ ही आनुवांशिक शब्दावली प्रस्तुत की। क्या प्रस्तुत की? आनुवांशिक शब्दावली प्रस्तुत की। देखिए, आगे चलते हैं। आपको सबसे पहले तो ये देखिए, आपके सामने एक चित्र दिख रहा है। ये चित्र है सर ग्रेगर जॉन मेंडल।
देखिए इनका नाम है सर ग्रेगर जॉन मेंडल। सर ग्रेगर जॉन मेंडल। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इनका जन्म 22 जुलाई 1822 ईस्वी को हुआ। कब हुआ इनका जन्म? 22 जुलाई 1822 ईस्वी को सर ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म हुआ और जन्म से ही ये गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। तो इन्होंने सबसे पहले अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की और स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात ये अलग अलग देशों से इन्होंने गणित भौतिकी अर्थात विज्ञान से इन्होंने कई डिग्रियां प्राप्त की और अंत में ये एक चर्च में पादरी के पद पर कार्य करते रहे। किसके? पादरी के पद पर। चर्च में पादरी के पद पर कार्य किया। और देखिए पादरी के पद पर रहते हुए ही इन्होंने मटर के पौधे पर क्या किया? प्रयोग किए। तो देखिए उसी चर्च के उद्यान में ही इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किए। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि इन्होंने मटर के पौधे पर जब प्रयोग किए तो कुल 7 विपर्यासी लक्षणों का इन्होंने अध्ययन किया। कितने लक्षणों का अध्ययन किया? 7 विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया। कितने लक्षणों का अध्ययन किया? तो 7 विपर्यासी लक्षणों का इन्होंने अध्ययन किया। इसके पश्चात इन्होंने अपने 3 नियम प्रतिपादित किए। कितने नियम प्रतिपादित किए? 3 नियम। उन तीनों नियमों को हम आगे की क्लास में अध्ययन करेंगे। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आनुवंशिक शब्दावली की। किसकी बात करते हैं? आनुवंशिक शब्दावली। देखिए, और ये आनुवंशिक जो शब्दावली है ये आपको पता होना अति आवश्यक है। इसमें से चाहे प्रश्न आए या ना आए, परंतु इस पाठ का जो आधार है वो आनुवंशिक शब्दावली पर ही टिका हुआ है। क्योंकि जब हम मेंडल के नियम पढ़ेंगे तो उन मेंडल के नियमों में हम जो भी शब्दावली पढ़ेंगे तो वो शब्दावली हमें तभी समझ में आएगी जब हम आनुवंशिक शब्दावली को ढंग से पढ़ लेंगे। तो आज हम इस क्लास में आगे चलते हैं किसके साथ? आनुवंशिक शब्दावली के साथ। और इस आनुवंशिक शब्दावली में सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम जीन। तो आपको केवल इनकी परिभाषाएं पता होनी चाहिए कि जीन क्या होता है, जीन की परिभाषा क्या होती है और जीन का महत्व क्या है। तो देखिए जीन के बारे में यदि हम लिखते हैं तो जीन वह कारक होता है, यहाँ पर मैं परिभाषा लिखता हूं कि जीन वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है। वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। और जीन शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? जॉनसन ने। तो यहाँ पर मैं एक लाइन लिख देता हूं कि सर्वप्रथम
जीन शब्द जॉनसन ने दिया। किसने दिया? जॉनसन ने दिया। सर्वप्रथम जीन शब्द किसने दिया? जॉनसन ने दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे या किसी भी जीव के शरीर में गुणसूत्र पाए जाते हैं और उन गुणसूत्रों में प्रत्येक गुणसूत्र अलग अलग लक्षण को प्रदर्शित करता है। उन लक्षणों में भी छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें हम क्या कहते हैं? जीन। क्या कहते हैं? जीन। अर्थात किसी जीव की सबसे छोटी संरचना जो होती है वो जीन होती है लक्षणों के आधार पर। तो यहाँ पर जो जीन है वो एक लक्षण को नियंत्रित करता है। कोई सा भी एक लक्षण हम ले लेते हैं, उस लक्षण को नियंत्रित करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? जीन का। और जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया? तो उसका नाम था जॉनसन। क्या नाम था? जॉनसन। आगे चलते हैं हम। देखिए दूसरी जो शब्दावली है उसके अंदर हम लिखते हैं युग्म विकल्पी। क्या लिखते हैं? युग्म विकल्पी। अब ये युग्म विकल्पी क्या है? तो युग्म विकल्पी की बात करते हैं कि युग्म विकल्पी क्या होता है। तो देखिए, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी कहते हैं। देखिए, एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए हम जीन का उपयोग करते हैं। किसकी सहायता लेते हैं? जीन की। लेकिन उस लक्षण के विपर्यासी स्वरूप, अर्थात किसी भी लक्षण के दो विपरीत स्वरूप होंगे। विपर्यासी का मतलब यहाँ विपरीत से है। किससे है? विपरीत से। तो यहाँ पर हम एक ही लक्षण के दो विपरीत स्वरूप लेते हैं। जैसे कि हम लंबाई को अगर लेते हैं, पौधों की अगर लंबाई की बात करें तो हम देखते हैं कि पौधा लंबा भी हो सकता है तो पौधा बोना भी हो सकता है। तो दो विपरीत लक्षण हो गए, एक तो लंबा और एक बोना। एक लक्षण के दो स्वरूप हो गए। लंबाई के कितने स्वरूप हो गए? दो। कौन कौन से? लंबा और बोना। तो यहाँ पर देखिए, मैं लिख देता हूं उदाहरण के लिए। जैसे कैपिटल टी लिखा मैंने, टी फॉर टॉल, टॉल यानी लंबा। तो टी का मतलब हो जाएगा लंबा पौधा। क्या हो जाएगा? लंबा पौधा। और अगर स्मॉल टी लेते हैं, क्या लेते हैं? स्मॉल टी, तो इसका मतलब हो जाएगा बोना पौधा। कैसा पौधा? बोना पौधा। आगे बात समझ में? युग्म विकल्पी का मतलब समझ में आ गया होगा। एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए दो विपर्यासी स्वरूप होते हैं, अर्थात दो विपरीत स्वरूप होते हैं। उन स्वरूपों को प्रदर्शित करने के लिए हम किसकी सहायता लेते हैं? युग्म विकल्पी की सहायता लेते हैं। युग्म शब्द इसलिए आया है, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। अर्थात हमें किसी भी जीन को लिखने के लिए किसी विपर्यासी स्वरूप का जोड़ा लिखना पड़ता है। जैसे कि यदि हम लंबे पौधे की बात करें तो हम दो कैपिटल टी लिखेंगे। अगर बोने पौधे की बात करें तो हम दो स्मॉल टी लिखेंगे, अर्थात युग्म के रूप में लिखेंगे। इसलिए इनको युग्म विकल्पी कहते हैं। विकल्पी शब्द इसलिए आया है क्योंकि लक्षण के स्वरूप को प्रदर्शित कर रहा है, लक्षण के विकल्प को प्रदर्शित कर रहा है कि लंबा है या बोना है, इसलिए इसको नाम दिया गया है युग्म विकल्पी। अब युग्म विकल्पी के भी दो स्वरूप होते हैं। कितने स्वरूप होते हैं? दो, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी। तो बात करते हैं सबसे पहले समयुग्मजी क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि समयुग्मजी क्या होता है। तो यहाँ पर 3 नंबर डाल के मैं लिखता हूं समयुग्मजी। समयुग्मजी। तो देखिए, समयुग्मजी का मतलब क्या हो जाएगा? समयुग्मजी का मतलब होता है
किसी युग्म विकल्पी किसी युग्म विकल्पी किसी युग्म विकल्पी के दोनों स्वरूप किसी युग्म विकल्पी के दोनों स्वरूप समान हो, सम यानी समान, समान हो तो उसे समयुग्मजी कहते हैं। क्या कहते हैं? समयुग्मजी कहते हैं। क्या कहते हैं? समयुग्मजी। जैसे लंबा पौधा यदि लेना है, कैसा पौधा लेना है? जैसे हमें लंबा पौधा लेना है तो उसके लिए लिखेंगे कैपिटल टी, कैपिटल टी, 2 बार टी लिखेंगे। इसी प्रकार यदि बोना पौधा लेना है, कैसा पौधा लेना है? बोना पौधा लेना है तो हम लिखेंगे स्मॉल टी, स्मॉल टी, 2 बार स्मॉल टी लिखेंगे। और यदि हमें देखिए, तो समयुग्मजी का मतलब समझ गए होंगे। लंबा पौधा अर्थात कैपिटल टी, कैपिटल टी, बोना पौधा लेना है तो स्मॉल टी, स्मॉल टी, दोनों स्वरूप समान है अर्थात दोनों बड़े टी या दोनों छोटे टी, तो फिर युग्म विकल्पी कैसा होगा? समयुग्मजी। कैसा होगा? समयुग्मजी। आपको जब मैं नियम पढ़ाऊंगा तब आपको समयुग्मजी, विषमयुग्मजी इनके बारे में बताऊंगा, तो वहां पर डायरेक्ट शब्द बोला जाएगा कि समयुग्मजी क्या होता है, विषमयुग्मजी क्या होता है। तो आपको इन परिभाषाओं के आधार पर अंतर करना है कि समयुग्मजी के लिए हम कौन से लक्षण लेते हैं और विषमयुग्मजी के लिए किस प्रकार के लक्षणों की बात करते हैं। आगे चलते हैं। चौथी परिभाषा हो जाएगी यहाँ पर विषमयुग्मजी। क्या हो जाएगी? विषमयुग्मजी। देखिए, विषमयुग्मजी क्या होता है? विषमयुग्मजी की बात करते हैं हम। देखिए, सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं। किसी युग्म विकल्पी के दोनों स्वरूप भिन्न हो तो उसे विषमयुग्मजी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषमयुग्मजी कहते हैं। जैसे कि यहां हम बात करते हैं अशुद्ध लंबा पौधा। कैसा पौधा? अशुद्ध लंबा। अब अशुद्ध लंबा क्या होता है? जो लंबा भी नहीं हो और बोना भी नहीं हो अर्थात बीच वाली स्थिति में यदि कोई पौधा है तो उसे हम अशुद्ध लंबा पौधा कहेंगे। और उसके लिए हम एक तो बड़ा टी और एक छोटा टी, स्मॉल कैपिटल टी और स्मॉल टी, दोनों टी का प्रयोग करते हैं। आगे बात समझ में। विषमयुग्मजी के बाद में आपको पता होना चाहिए कि प्रभावी लक्षण क्या होते हैं। तो 5 नंबर डाल के मैं लिखता हूं प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण। अब प्रभावी लक्षणों की बात करते हैं कि प्रभावी लक्षण क्या होते हैं। तो देखिए, ऐसे लक्षण जो संतति पीढ़ी में बिना परिवर्तन के प्रदर्शित होते हैं प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रभावी लक्षण कहलाते हैं।
देखिए, प्रभावी लक्षणों की बात करते हैं कि ऐसे लक्षण जो संतति पीढ़ी में, कौन सी पीढ़ी से, जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में बिना परिवर्तन के प्रदर्शित होते हैं, प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। जैसा कि मान लो किसी के जनक दंपति है, वो लंबाई में लंबे हैं और उनकी जो संतान हुई वो भी बिल्कुल लंबाई में ही उत्पन्न हुई, है ना। तो हम देखते हैं कि जनक पीढ़ी में भी लंबाई का गुण दिखाई दे रहा था, संतति पीढ़ी में भी लंबाई का गुण प्रदर्शित हो रहा है, तो ऐसे लक्षण को हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। परंतु हम देखते हैं कि जब जनक पीढ़ी में तो लंबाई का गुण दिखाई दे रहा है, जबकि संतति पीढ़ी में बौनापन आ गया है, तो ऐसे लक्षणों को हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अर्थात जो लक्षण जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं हो पाते हैं, ऐसे लक्षण क्या कहलाते हैं? अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। आगे बात समझ में। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम और अगली परिभाषा देखते हैं, संकरण। किसकी बात करते हैं? संकरण की बात करते हैं। और संकरण क्या होता है, देखिए परिभाषा लिख देते हैं पहले। संकरण की परिभाषा हो जाएगी, यदि, या ऐसे कहें, जनक पीढ़ी से जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में लक्षणों की वंशागति का अध्ययन, लक्षणों की वंशागति का अध्ययन संकरण कहलाता है। संकरण कहलाता है। देखिए, जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में यदि लक्षणों की वंशागति होती है तो इस प्रकार का अध्ययन क्या कहलाता है? संकरण कहलाता है। यदि एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन हो रहा है तो एक संकर संकरण, दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन हो रहा है तो द्विसंकर संकरण, तीन लक्षणों की वंशागति का हो रहा है तो त्रिसंकर संकरण, और बहुत सारे लक्षणों की वंशागति का अध्ययन हो रहा है तो उसे हम बहुसंकर संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुसंकर संकरण कहते हैं। अब यहाँ पर बात यह आती है कि संकरण के दौरान हमने पढ़ा जनक पीढ़ी, संतति पीढ़ी, तो हम इनको भी देखते हैं कि जनक पीढ़ी क्या है और संतति पीढ़ी क्या है। उससे पहले हम संकरण के बाद में हम देखते हैं कि एक संकर संकरण क्या होता है। तो एक संकर संकरण, एक संकर संकरण। देखिए, वह संकरण जिसमें केवल एक लक्षण की वंशागति, एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, एक संकर संकरण, एक संकर संकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? एक संकर संकरण कहलाता है। आगे यदि हम बात करते हैं द्विसंकर संकरण क्या होता है, तो देखिए, द्विसंकर संकरण, द्विसंकर संकरण की बात हम करते हैं। तो यहाँ पर
इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जैसे एक संकर में एक लक्षण की वंशागत का अध्ययन होता है, यहाँ दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन हो जाएगा। तो हम लिखेंगे वह संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है द्विसंकर संकरण कहलाता है। द्विसंकर संकरण कहलाता है। द्विसंकर संकरण कहलाता है। यहां से हमें दो तीन परिभाषाएं और है, जैसे कि जनक पीढ़ी क्या होती है? जनक पीढ़ी की परिभाषा क्या होगी? तो देखिए, जनक पीढ़ी की परिभाषा लिखते हैं, संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों में संकरण करवाया जाता है, जनक पीढ़ी कहलाती है। क्या कहलाती है? जनक पीढ़ी कहलाती है। इसी प्रकार से 10वें नंबर की परिभाषा हो जाएगी F1 पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी? F1 पीढ़ी। तो देखिए, इसको ऐसे समझना है, जनक पीढ़ी का मतलब होता है कि सबसे पहले जिन पौधों के मध्य संकरण करवाते हैं उस पीढ़ी को हम जनक पीढ़ी कहते हैं। उस जनक पीढ़ी से जो संतति प्राप्त होती है वही पीढ़ी क्या कहलाती है? F1 पीढ़ी। और F1 पीढ़ी से जब दोबारा संकरण करवाने से जब नई पीढ़ी प्राप्त होगी तो वो कौन सी पीढ़ी हो जाएगी? F2 पीढ़ी। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जनक पीढ़ी से पहली पीढ़ी प्राप्त हुई, फिर पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी प्राप्त हुई। तो जनक से पहली पीढ़ी F1, दूसरी पीढ़ी F2, पहली से F1, दूसरी से F2। आगे बात समझ में? तो यहां पर लिखते हैं जनक पीढ़ी से प्राप्त पहली पीढ़ी, जनक पीढ़ी से प्राप्त पहली पीढ़ी F1 पीढ़ी कहलाती है। क्या कहलाती है? F1 पीढ़ी कहलाती है। नेक्स्ट 11वें नंबर की परिभाषा हो जाएगी F2 पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी? F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? F1 पीढ़ी से प्राप्त पीढ़ी, F1 पीढ़ी से प्राप्त पीढ़ी F2 पीढ़ी कहलाती है। F2 पीढ़ी कहलाती है। देखिए, ये आपके कंप्लीट पूरी शब्दावली होती है। इनको हम एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले हमने बात की आनुवंशिक शब्दावली में जीन की। जीन क्या होता है? एक लक्षण को नियंत्रित करता है। कितने लक्षण को? एक लक्षण को नियंत्रित करता है, जीन कहलाता है। ये शब्द किसने दिया? जॉनसन ने दिया।
युग्म विकल्पी की बात करें तो एक जीन के दो स्वरूप होते हैं, एक जीन के दो विपरीत स्वरूप होते हैं जिनको विपर्यासी स्वरूप कहते हैं। क्या कहते हैं? विपर्यासी स्वरूप कहते हैं। क्या कहते हैं? विपर्यासी स्वरूप कहते हैं। जैसे कि लंबे पौधे के लिए बड़ा टी लेते हैं, बौने पौधे के लिए छोटा टी लेते हैं। आगे चलते हैं तो समयुग्मजी की बात करते हैं हम। समयुग्मजी क्या होता है? युग्म विकल्पी के यदि दोनों स्वरूप समान होते हैं तो वे समयुग्मजी कहलाते हैं। और ऐसे पौधों को हम, यदि बड़ा टी, दोनों में बड़ा टी है तो उसे हम लंबा पौधा कहेंगे, अगर दोनों छोटे टी है तो उसे बौना पौधा कहेंगे। इसी प्रकार विषम युग्मजी की बात करें तो युग्म विकल्पी के यदि दोनों स्वरूप भिन्न भिन्न हो तो हम उसे विषम युग्मजी कहते हैं। जैसे एक बड़ा टी एक छोटा टी, और इन्हें हम अशुद्ध लंबा पौधा कहते हैं। अर्थात जो मीडियम साइज के पौधे होते हैं उन्हें हम कैपिटल टी और स्मॉल टी से व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, प्रभावी लक्षण। ऐसे लक्षण जो जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में सीधे ही अवतरित होते हैं, संचरित होते हैं, अर्थात जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देते हैं, प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। और अप्रभावी लक्षण वो मैंने लिखा नहीं है तो आपको पता होना चाहिए, जहां प्रभावी है उसका उल्टा कर दो कि जो लक्षण जनक पीढ़ी से F1 पीढ़ी में अर्थात संतति पीढ़ी में दिखाई ना दे वे अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। संकरण क्या होता है? तो जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में जब लक्षणों की वंशागति होती है तो इसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? संकरण कहलाता है। यदि एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करें तो एक संकर संकरण, दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन कर रहे हैं तो द्विसंकर संकरण, और बहुत सारे लक्षणों की वंशागति का अध्ययन कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? बहुसंकर संकरण कहेंगे। देखिए, एक संकर संकरण वह संकरण जिसमें केवल एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, एक संकर संकरण कहलाता है। द्विसंकर संकरण वह संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, द्विसंकर संकरण कहलाता है। जनक पीढ़ी क्या कहलाती है? संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों में संकरण करवाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? जनक पीढ़ी कहते हैं। और जनक पीढ़ी से प्राप्त पहली पीढ़ी ही क्या कहलाती है? F1 पीढ़ी। और F1 पीढ़ी से प्राप्त पीढ़ी ही क्या कहलाती है? F2 पीढ़ी कहलाती है। ये आपकी शब्दावली कंप्लीट होती है। इसके साथ ही आपको एक बात और बता देता हूं मैं कि मेंडल ने आनुवंशिकी के जब प्रयोग किए थे तो कुल सात प्रकार के लक्षणों पर इन्होंने विचार किया था। तो ये 7 विपर्यासी स्वरूप कौन कौन से हैं? देखिए, उन 7 स्वरूपों में सबसे पहला स्वरूप हो जाएगा कि बीज का रंग। दूसरा हो जाएगा बीज का आकार। दूसरा क्या हो जाएगा? बीज का आकार। अगर बीज के रंग की बात करें तो बीज का रंग पीला भी हो सकता है, हरा भी हो सकता है। 2 विपरीत स्वरूपों की बात करेंगे प्रत्येक लक्षण में। इसके पश्चात बीज का आकार गोल भी हो सकता है, झुर्रीदार भी हो सकता है। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे पुष्प की। तो पुष्प का रंग बैंगनी भी हो सकता है और पुष्प का रंग कैसा हो सकता है? सफेद भी हो सकता है। तो बैंगनी भी हो सकता है और सफेद भी हो सकता है। फिर बात करेंगे हम फली का रंग। तो फली का रंग कैसा हो सकता है? पीला भी हो सकता है और हरा भी हो सकता है। यदि फली के आकार की बात करें तो फली का आकार फूला हुआ भी हो सकता है और मुरझाया हुआ भी हो सकता है, संकुचित भी हो सकता है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं पौधे की लंबाई। पौधा लंबा भी हो सकता है, पौधा बौना भी हो सकता है। इस प्रकार से कुल 7 विपर्यासी लक्षणों के बारे में मेंडल ने बताया था। मैं आपको एक बार इसमें बता देता हूं मेंडल द्वारा प्रतिपादित लक्षण। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं एक लाइन लिख देता हूं। मेंडल ने मटर के पौधे के 7 विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया था। और ये 7 लक्षण कौन कौन से हैं एक एक के बारे में लिखता हूं मैं। सबसे पहला है पौधे की लंबाई। और देखिए, पौधे की लंबाई के स्वरूप क्या क्या हो जाएंगे? पौधे की लंबाई के स्वरूप हो जाएंगे लंबा और बोना। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं पौधे की लंबाई के बाद हम बात करेंगे बीज
का रंग। बीज के रंग की बात करते हैं तो बीज का रंग हरा भी हो सकता है और पीला भी हो सकता है। देखिए इनको हम उल्टा लिख दिया मैंने। प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों की बात करेंगे। पीला भी हो सकता है और हरा भी हो सकता है। आगे बात करते हैं। तीसरा लक्षण हो जाएगा बीज का आकार। बीज का आकार। और अगर बीज के आकार की बात करें तो बीज का आकार हो जाएगा गोल और झुर्रीदार। गोल और झुर्रीदार। इसके पश्चात चौथा लक्षण हो जाएगा इसमें फली का रंग। और फली के रंग की बात करें तो फली का रंग हरा भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है। हरा भी हो सकता है और पीला भी हो सकता है। फिर इसके पश्चात हम बात करते हैं फली के रंग के पश्चात फली का आकार। फली का आकार। फली के आकार की बात हम करते हैं कि फली का आकार कैसा होना चाहिए। तो देखिए फली का आकार यहाँ पर फूला हुआ, फूला हुआ और मुरझाया हुआ। मुरझाया हुआ। छठे में हम बात करते हैं छठा लक्षण हो जाएगा इसमें पुष्प का रंग। पुष्प का रंग। और पुष्प के रंग की बात करें हम तो यहाँ पर पुष्प का रंग कैसा हो सकता है। देखिए पुष्प का रंग बैंगनी और सफेद। बैंगनी और सफेद। तो देखिए पौधे की लंबाई हो गई, बीज का रंग हो गया, बीज का आकार हो गया, फली का रंग हो गया, फली का आकार हो गया, पुष्प का रंग हो गया है। इसके पश्चात सातवां जो इसका लक्षण है वो लक्षण क्या होगा, ये आपके लिए मैं प्रश्न छोड़ के जा रहा हूं। इस प्रश्न का उत्तर आपको अगली कक्षा में देना है। अगर इस अगली कक्षा में आपसे नहीं आया कमेंट में डालना इसका आंसर। अगर आपसे नहीं होता है तो इसका आंसर अगली कक्षा में मैं बताऊंगा। और इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।